अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। सही है, एमसीक्यूज करेंगे। हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 क्या था? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। सही है। अच्छा, ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 था। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सही है, सारी एक्सरसाइज उसकी पढ़ ली है, परमुटेशन की, कॉम्बिनेशन की, प्रोबेबिलिटी की, फैक्टोरियल की। सही है। आज हमने इसके एमसीक्यूज करने हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। नंबर 1, क्वेश्चन 1 है ये। एमसीक्यू नंबर 1, इफ एन इक्वल टू जीरो, अगर एन की वैल्यू बोल रहा है जीरो है, देन एन प्लस, तो बताओ एन प्लस वन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल क्या होगा? सही है बेटा। अच्छा, तो एन की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू जीरो प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन की वैल्यू जीरो, और ये फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, जीरो प्लस वन आपके पास क्या हो जाएगा? वन। वन फैक्टोरियल आ गया ऊपर, और डिवाइड में लिखा हुआ है जीरो फैक्टोरियल। हमें पता है जीरो फैक्टोरियल होता है वन, और वन फैक्टोरियल भी क्या होता है? वन। तो वन ओवर वन, आंसर क्या आ गया? वन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? बी, जिसमें लिखा हुआ है वन। सही है। एमसीक्यू नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवन इन थ्रोइंग अ डाइस। आपको बोल रहा है अगर एक डाइस है उसको थ्रो किया जाए तो सेवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सही है, तो बताओ सेवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी डाइस है मैं उसको थ्रो करूंगा तो क्या पॉसिबल, क्या आउटकम आ सकता है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सेवन तो होता ही नहीं है डाइस के अंदर, सेवन नहीं आएगा। सही है। तो इसका मतलब है जो इवेंट अकर हो रहा है उसके जो सैंपल स्पेस है, सैंपल मतलब उसका क्या कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? जीरो। सही है। और अब डिवाइड में सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हो कुछ भी लिखोगे, क्योंकि इवेंट में कितने एलिमेंट्स है? जीरो। आपके पास यही होता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन इवेंट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन सैंपल स्पेस। इवेंट ए जो अकर हो रहा है उसमें एक भी आपके पास एलिमेंट नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है सेवन आना डाई को रोल थ्रो करके। सही है। तो आपके पास जो है वो ऊपर आ गया जीरो, अब डिवाइड में सिक्स हो कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? जीरो। तो आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 10, इसकी फैक्टोरियल फॉर्म क्या होगी? अच्छा बेटा, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये 6.1 के अंदर ये किया था बाकायदा। तो उसमें यही था कि आपके पास कोई भी नंबर हो, दो तीन चार नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो ये रेशो बनता है। सही है, रेशो में आंसर आता है। ऊपर क्या आता है? जो सबसे बड़ा नंबर है उसका फैक्टोरियल आएगा, और डिनोमिनेटर में जो छोटा, सबसे छोटा नंबर है उसके एक कम का फैक्टोरियल आएगा। सबसे छोटा 10 है, उसमें एक कम कर दो तो 9 हो जाएगा, नीचे 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। सही है। और ऊपर क्या आ गया आपके पास? जो सबसे बड़ा नंबर है उसका फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल करोगे तो यही 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 ही आंसर में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही है। अच्छा, एक सी लिखा हुआ है 12 ओवर 9 होल फैक्टोरियल। ऐसा नहीं होता बेटा। 12 ओवर 9 का मतलब है आपके पास 12 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, जो भी आंसर आएगा 4 ओवर 3 फिर उसका फैक्टोरियल लो। बट 4 ओवर 3 आपके पास जो है वो इंटीजर नंबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है। और डेसिमल नंबर का, फ्रैक्शन नंबर का कभी भी फैक्टोरियल नहीं निकलता। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, इस पे कभी भी गलती से टिक मत कर देना। एमसीक्यू नंबर 4, इफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इवेंट्स है, एक ए है दूसरा बी है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, अकर इन पी एंड क्यू वेज रिस्पेक्टिवली। सही है। इवेंट ए जो अकर हो रहा है उसके कितने वेज है? क्यू वेज है। सही है, इवेंट ए के। और जो इवेंट बी अकर हो रहा है उसके क्यू वेज है। सही है। द नंबर ऑफ वेज दैट बोथ इवेंट्स कैन अकर इज, दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि ये दोनों इवेंट अकर हो? आपके पास क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, आपने पढ़ा है दोनों, दोनों अकर हो ना, तो दोनों का मतलब होता है एंड। फर्स्ट इवेंट भी अकर हो, सेकंड भी अगर हो, एंड। तो अगर बोलता दोनों में से कोई एक इवेंट अकर हो, सही है, तो बीच में होता और में क्या होता है? प्लस।
और एंड में होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है पी जो ए इवेंट अकर के वेज है और जो बी इवेंट के अकरिंग के वेज है, उन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, पी मल्टीप्लाई क्यू वेज। सही है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर यहाँ पे दोनों में से कोई एक अकर होता तो पी प्लस क्यू होता। अच्छा an arrangement of n objects according to some definite order is called, ऐसी अरेंजमेंट जिसमें n ऑब्जेक्ट्स हो, मतलब आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल n है, अरेंजमेंट कर रहे हो आप उसको अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर, उसका एक कुछ डेफिनेट ऑर्डर हो, डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर हो, तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, फैक्टोरियल या नन ऑफ दीज। देखो अरेंजमेंट में या तो कॉम्बिनेशन होता है या फिर परमुटेशन होता है। अब डेफिनेट ऑर्डर बोल रहा है तो ऑर्डर मैटर कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है तो परमुटेशन। करेक्ट ऑप्शन इज बी, परमुटेशन। अगर बोलता ऑर्डर मैटर नहीं करता, सही है, ऑर्डर डेफिनेट ऑर्डर नहीं है, तो फिर कॉम्बिनेशन होता। सही है। नेक्स्ट 6, एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी ऑर्डर आ गया। आपके पास जो है वो एन ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट कर रहे हो आप विदाउट एनी ऑर्डर, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज परमुटेशन। करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू 7, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमेटी इज। सही है। अच्छा, तो आपसे पूछ रहा है बताओ कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस बनेंगे, बता दिया परमुटेशन ऑफ द लेटर्स। एक वर्ड गिवन दिया हुआ है कमेटी, सही है, एक वर्ड गिवन है आपके पास कमेटी, COMMI डबल TEE, डबल TEE कमेटी, ये एक वर्ड गिवन दिया हुआ है आपको। अच्छा, इस कमेटी के अंदर बेटा काउंट करो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन की वैल्यू है 9, टोटल 9 लेटर्स है। सही है। अब आपसे पूछना, बताओ इसके कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे। मुझे एक बात बताओ, इसमें आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, यस, एम 2 मरतबा आ रहा है, सही है, एम वाला लेटर आ रहा है 2 मरतबा, और टी वाला लेटर भी आ रहा है 2 मरतबा, और ई वाला लेटर भी आ रहा है 2 मरतबा। सही है। तो अब यहाँ पे परमुटेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, ये वाला होगा। सही है। तो ये जो रिपीटेशन है, एक को आर नाम दे देते हैं, एक को एस और एक को टी। सही है। तो ऊपर तो आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऊपर सिर्फ लिख दो 9, सही है, फैक्टोरियल का साइन हटा दो अगर ब्रैकेट में लिखते हैं, और नीचे 2 2 2 बीच में कॉमन लगा दो, ऐसे ही होगा ना। तो ये ऑप्शन है, इस फॉर्म में ऑप्शन आंसर दिए हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा आपके पास, ए। सही है, इसको बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर नहीं देना है। सही है, 9 2 2 तीनों लिखे हुए नीचे, वो वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट 8, 8 × 7 × 6 किसके इक्वल है। अच्छा, इधर कहाँ लिख दिया मैंने, ये बोल रहा है 8 × 7 × 6 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ऑप्शन दिया हुआ है 8P3, 8C3, 8P5, 8C5। सही है। तो आपके पास बेटा, आपको पता है, इसको फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। फैक्टोरियल फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगा, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक रेशो बनाना है। रेशो में न्यूमिनेटर में क्या आता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आपके पास वो नंबर आता है सबसे छोटा जो है उससे एक कम, 6 छोटा है उससे एक कम, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। सही है। तो अच्छा, तो ऊपर है 8 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, 8 - 3, 8 - 3 होता है ना 5 फैक्टोरियल। सही है। तो बेटा ये देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये परमुटेशन का, कॉम्बिनेशन का। परमुटेशन का मैं फॉर्मूला लिख दूं, NPR, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n - r फैक्टोरियल, ये होता है। और कॉम्बिनेशन का होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सा किस जैसा बन रहा है, NPR या NCR। NPR वाला, क्योंकि NPR में ऊपर n फैक्टोरियल और डिवाइड में ब्रैकेट है और बाहर फैक्टोरियल है,
लेकिन सी में उससे ब्रैकेट से पहले आर फैक्टोरियल आता है, बट इधर नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपके पास एन पी आर है, तो ये एन की वैल्यू 8 हो गई, 8 पी, क्योंकि ऊपर एन फैक्टोरियल का मतलब क्या कहते हैं, 8 फैक्टोरियल का मतलब है एन फैक्टोरियल, तो एन की वैल्यू 8 हो गई। और डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है 8 - 3, तो एन की वैल्यू 8 है और ये 3 क्या है आपके पास, आर हो गया। तो ये 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 - 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 8p3 के। तो हमारे पास इधर 8p3 वाला ऑप्शन है ए, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही है। दूसरा ऑप्शन क्या, एक तो तरीका ये है करने का, दूसरा आप क्या करो, 8 × 7 × 6 कर लो, जो भी आंसर आ रहा है वो लिख दो, और फिर सारे ऑप्शंस आप कैलकुलेटर से निकाल लो, सारे ऑप्शंस के आंसर निकाल लो। 8p3 निकाल लो, उसका क्या आंसर है, 8c3 निकाल लो, 8p5 निकाल लो, 8c5 निकाल लो, इन सबके आंसर्स निकाल लो। सही है। और फिर देखो कि आपके पास 8 × 7 × 6 का जो आंसर है, कौन सा ऑप्शन का आंसर उससे मैच कर रहा है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। सही है बेटा। तो दोनों में से जो अच्छा लगता है आप करो। आई थिंक सेकंड वाला ज्यादा बेटर है। एमसीक्यूज में तो यही होता है ना, जितना जल्दी हो सके, इतना कौन सोचेगा। 9, इफ एन इक्वल टू आर, अगर एन बरा सॉरी इफ आर इक्वल टू एन, कहा लिख रहा हूँ मैं अभी, आर इक्वल टू एन, आर बराबर है एन के, मतलब अवेलेबल और सिलेक्शन दोनों इक्वल है, देन तो फिर क्या होता है, एनपीआर किसके बराबर हो जाता है, एनपीआर इज इक्वल टू किसके होता है, आर फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल या जीरो, सॉरी 1 या 0। अगर आर और एन दोनों बराबर हो जाता है तो ये तो लीनियर परमुटेशन हो जाती है, तो फिर तो वो आपके पास एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। अच्छा बेटा देखो, ये आई थिंक मुझे लग रहा है गलत है इधर ना, एमसीक्यू का ऑप्शन। बेटा बताओगे ऑप्शन क्या है आपके पास, बुक के अंदर करेक्ट। जब भी आपके पास एन और आर दोनों सेम होता है तो वो लीनियर परमुटेशन होती है, और लीनियर परमुटेशन एनपीआर किसके बराबर होता है आपके पास, एनपीआर किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल के। ऐसे ही है। हाँ, या तो एन फैक्टोरियल हो जाएगा, या फिर आर, दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल के भी तो बराबर हो सकता है ना। एन की जगह पे आपने आर रख दो, या आर की जगह पे आप एन रख दो। सही है। हमने पढ़ा है कि आपके पास जब एन और आर दोनों बराबर होते हैं तो एन पी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल। तो क्यों, क्योंकि आप आर की जगह पे एन पुट कर देते हो, अगर मैं एन की जगह पे आर पुट कर दूं तो फिर ये आर फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए। अगर एन फैक्टोरियल नहीं मिले ऑप्शन में तो फिर आर फैक्टोरियल करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 10, the number of ways that a necklace of n beads of different colors be made is, आपके पास जो है वो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूलाज लिखे हुए ऑप्शंस में। आपके पास एक नेकलेस है जिसमें एन बीड्स है डिफरेंट कलर्स के, अगर उस एन बीड्स की मदद से आप क्या बना रहे हो, नेकलेस, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। हमें पता है जब आप नेकलेस बनाते हो सर्कुलर बनता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, सर्कुलर अरेंजमेंट में n - 1 फैक्टोरियल होता है। और क्या है, आप नेकलेस बनाओ उसमें बीड्स को आप हॉरिजेंटली लगाओ या वर्टि या सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या फिर उसकी एंटी क्लॉकवाइज हो, डायरेक्शन कोई मैटर नहीं कर रही, तो डिवाइड बाय 2 भी करते हैं, ताकि उसका जो डायरेक्शन वाला इफेक्ट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लगे या क्लॉकवाइज लगे सेम ही है डायरेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसके इफेक्ट को नेगलेक्ट करने के लिए तो क्या फॉर्मूला है, n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। करेक्ट ऑप्शन इज डी। बेटा सी वाला गलत है, सी में लिखा है n फैक्टोरियल -1 डिवाइड बाय 2, नहीं, हमारे पास है n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। सही है। 11, एनी सैंपल, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, आपके पास जो है वो सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट बनता है वो क्या होता है, सैंपल स्पेस, इवेंट, रैंडम वेरिएबल या ट्रायल, वो इवेंट होता है। सही है। आपके पास सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट बनेगा वो क्या होता है, इवेंट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा, फॉर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स है ए और बी, और आपको बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, अगर फाई है, सही है, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों इवेंट्स ए और बी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओवरलैपिंग या डिपेंडेंट इवेंट्स। इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बेटा ओवरलैपिंग तो हो ही नहीं सकते, ओवरलैपिंग जब होते हैं जब दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। सही है। ये तो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इवेंट्स में पूछ रहा है, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दो इवेंट्स, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं।
करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही, हमने ये टाइप्स में पढ़ी हुई है सारी प्रोबेबिलिटी, जब हमने स्टार्ट किया था इवेंट्स की, जब टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें यही था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट जिसमें दो इवेंट्स म्यूचुअली जब कहलाते हैं जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 13, when a dice is rolled and coin is tossed all possible outcomes are, अगर आप एक डाई को रोल कर रहे हो और दूसरा कॉइन को टॉस कर रहे हो तो पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? अच्छा, डाइस को, एक डाइस है ना, रोल करते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं? 6। कॉइन को टॉस करते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं? 2। सही है। अब मुझे क्या करना है, डाई को रोल के जो आउटकम्स है वो भी लेने हैं और क्वाइन के भी लेने हैं, क्योंकि बीच में एंड है, दोनों लेने हैं तो मल्टीप्लाई, दोनों में से कोई एक लेना होता तो प्लस, तो 6 × 2 कितना हो गया? 12। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। MCQ नंबर 14, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी हैव इक्वल चांस ऑफ अक्यूरेंस, अगर दो इवेंट्स है, एक ए हो रहा है दूसरा बी हो रहा है, दोनों के अक्यूरेंस होने के चांसेस कितने हैं? इक्वल। देन द इवेंट्स, तो वो इवेंट्स क्या कहलाएंगे? इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, डिपेंडेंट, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दो इवेंट्स है, दोनों के सेम चांसेस है इवेंट होने के, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, इफ ई बी एन इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस एज देन, आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है इसमें। देखो इसमें ना 4 ऑप्शंस है, आपको बोल रहा है ई क्या है, एक इवेंट अगर हो रहा है, एक सैंपल स्पेस था एस, उसमें से एक उसका एक सबसेट है, ई उसका एक इवेंट है। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है पीई, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई किसके बराबर है? नंबर ऑफ इवेंट्स, अच्छा नंबर ऑफ एस, नंबर मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स, ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? नहीं, ये इसने उल्टा लिख दिया है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। कोई भी इवेंट अगर हो, ई हो, ए हो, बी हो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स है डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, टोटल कितने एलिमेंट्स है वो डिवाइड में आते हैं, इसने उल्टा लिख दिया, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है इसने? जीरो। जो पी इवेंट, ई जो इवेंट अगर हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से बड़ी और 0 के इक्वल, और 1 से छोटी और 1 के इक्वल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बी आपके पास क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है। थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है डी ऑप्शन, तो ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, पहला गलत है तो ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। थर्ड में लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, 0 पीई 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, बट इक्वल के साइन नहीं है, नीचे डैशेस नहीं है, ये लिखा हुआ है। हम्म, नहीं, 0 से बड़ी 1 से छोटी जरूर होती है, लेकिन 0 और 1 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, तो ये ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन सही है। सही। MCQ नंबर 16, 16 में बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन, अगर आप जो है वो एक कॉइन, आपके पास कॉइन है, सही है, सिंगल टॉस टॉस ऑफ अ कॉइन, आप क्या कर रहे हो, एक ही कॉइन है और उसको एक ही मर्तबा टॉस कर रहे हो, तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टेल आ रहा है मतलब इवेंट अकर हो रहा है टेल, तो ऊपर आ गया 1। सही है ना, प्रोबेबिलिटी यही होता है ना, जो इवेंट अकर हो रहा है उसमें जितने एलिमेंट्स है वो लिखो। टेल आ रहा है तो एक ही एलिमेंट है इवेंट में, 1 आ गया। डिवाइड में आपके पास जो टॉस को कॉइन करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? या तो टेल या हेड, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो ये सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2, तो 2 आ गया। 1/2 आपके पास मतलब 50%, 0.5 आपके पास चांसेस है कि अगर एक सिंगल कॉइन को टॉस किया जाए तो टेल आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 1/2 लिखा हुआ है। 17, थ्री डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 3 डाइस है, अगर आप उसको साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हो, देन एन एस, तो बोल रहा है एन एस मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? डाइस है ना, हमें पता है डाइस की 6 फेसेस होती है, तो 6 की पावर n, 3 डाइस है तो पावर में जो n है वो है नंबर ऑफ डाइस, 3 आ गया। 6 की पावर क्यूब, 6 का क्यूब 6 की पावर 3 होता है 216, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 216। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकंड लास्ट MCQ 18, टू टीम्स, दो टीम्स है, ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, दो टीम्स है, दोनों मैच खेल रही है। द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए डज नॉट लूज मैच, डज नॉट लूजेस, सही है, लूज
मैच या इज नहीं लिखना, लूज इट लिखना चाहिए था। अच्छा चलो जो भी। तो आपसे क्या बोल रहे हैं, दो टीम्स है ए और बी, ये दोनों एक मैच खेल रही है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि टीम ए जो है वो मैच को लूज ना करे, मतलब लूज नहीं कर रही, हार नहीं रही, मतलब जीत रही है। तो आपके पास दो टीम्स कोई भी मैच खेलती है तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है? अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, कितने परसेंट चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के या हारने के? तो आप तो सिंपली ये बोलते हो कि चलो पाकिस्तान के 10% चांसेस है, आपको पता है पाकिस्तान हार ही जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर दोनों बैलेंस टीम है, दोनों में से कोई भी जीतने की सलाहियत रखती है, तो क्या बोला जाएगा कि 50% चांसेस है कि ये एक ए टीम जीत जाए और 50% चांसेस है कि ए टीम हार जाए। इसका मतलब 50% चांसेस है कि बी टीम जीत जाए और 50% चांसेस है कि बी टीम हार जाए, क्योंकि दो टीम के दरमियान में मैच हो रहा है। तो जैसे ही क्वाइन का कंडीशन है, वैसे ही आपके पास जो है वो यहाँ पे इसकी भी कंडीशन है, सही है। क्वाइन में भी दो दो फेसेस होती है, और जो मैच प्ले हो रहा है दो टीम्स के बिटवीन में हो रहा है, तो कितना परसेंट चांसेस है कि टीम ए जो है वो ये मैच लूज ना करे, जीत जाए? 50%। 50% होता है 1/2। सही है बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, 1/2। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 19। क्या लिखा हुआ है? इफ NC6 इक्वल टू NC12, ये एक इक्वेशन गिवन दी हुई है। इस इक्वेशन में आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे भी कॉम्बिनेशन, राइट साइड पे भी कॉम्बिनेशन, देन n इक्वल्स टू पूछ रहा है, बताओ n की क्या वैल्यू होगी। बेटा मैंने आपको शॉर्ट एक बताया था, जब भी आपके पास इक्वेशन में दोनों साइड पे कॉम्बिनेशन हो, तो अगर आपको उसका अवेलेबल फाइंड करना है, देखो इधर भी n है इधर भी n है, दोनों जगह सेम n होता है, सही है ना। किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट पे भी कॉम्बिनेशन राइट पे भी कॉम्बिनेशन, तो दोनों कॉम्बिनेशन में अवेलेबल जो n है वो सेम होगा। हाँ, उनके r सिलेक्शन डिफरेंट होंगे। तो आपके पास ये जो दोनों r की वैल्यूज है, आप इनको जैसे ही ऐड करोगे तो ये n के इक्वल आ जाएगा। तो n आता है, आ गया 18। सही है। तो जो दो r की वैल्यूज है, ये एमसीक्यूज में करेंगे। और हमने क्वेश्चंस के अंदर ऐसे डायरेक्ट नहीं किया था, हमने पूरे मेथड से किया था, बट वहां पे हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, सही है, शुरू में ही। तो आपके पास जो है वो अवेलेबल n की वैल्यू क्या होगी? 18। कैसे आया? दोनों r की वैल्यू को ऐड कर लो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस टॉपिक के चैप्टर नंबर 6 के कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन वाला जो चैप्टर था उसके एमसीक्यूज हो गए। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है?